हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ की रिक्वेस्ट आए थे कि जो सत्ता की साझेदारी है उस पार्ट के कुछ नोट्स बता दीजिए सर। तो उसी को लेकर मैं आया हूँ आपके सामने एक आसान सरल शब्दों में इस चैप्टर को समझाने, ताकि आपको एक ही बार में वीडियो देखकर ये चैप्टर आ जाए समझ में। तो बेल्जियम, आपको पता है बेल्जियम एक छोटा सा देश था यूरोप में। तो शुरुआत करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ा अधिक, जिसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल थी, यानी इसके समाज में जातीय मतलब बहुत बहुत अलग जाति के लोग थे। कौन कौन से मैं बता रहा हूँ। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में था। फ्लेमिश जिसे डच बोलता था। शेष 1% में लोग जर्मन, तो डच निवासी थे, जर्मन थे। ठीक है, ये सब जातीय बनावट था, जो क्योंकि इस बार आपका मल्टीपल चॉइस में आएंगे प्रश्न फर्स्ट टर्म में, तो उसके हिसाब से आ सकता है कि बेल्जियम की आबादी कितनी थी, बेल्जियम की समस्या क्या थी, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग कौन सी भाषा बोलते थे, कहाँ रहते थे, ये सब। आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है बेटा, राजधानी ब्रुसेल्स के लोग 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। तो जर्मन भाषी लोग से डच भाषी लोग और फ्रेंच, तो यहाँ पे जातीय बुनावट फ्रेंच, जर्मन और डचेस, और 20% लोग डच भाषा, यानी कि इसमें 80% जो राजधानी में उल्टा था कि जो लोग यहाँ के निवासी नहीं थे वो ज़्यादातर भाषा बोलते थे, और डच 20%। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध थे। मतलब कि देखो, फ्रेंच यहाँ की भाषा नहीं थी। ठीक है, फ्रेंच अल्पसंख्यक थे जो बाहर से आए थे। ठीक है, तो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध, जो लोग कम होते हैं उनकी जो हैसियत है वो बहुत अमीरी वाली थी, जैसे कि हमने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था। ठीक है, बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। भाई होता ये तो इसके चलते 1950-1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। मेन लड़ाई फ्रेंच और डच और जर्मन भाषा के बीच थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये बेल्जियम की कहानी थी शॉर्ट में। एक बार दोबारा बोलता हूँ कि छोटा सा यूरोप का देश था जिसकी आबादी 1 करोड़ थी। जातीय बुनावट, जाति में कैन से आपको पता चल गया वो डच, फ्रेंच और जर्मन। राजधानी ब्रुसेल्स थी इसकी। ठीक है, लंका। अब श्रीलंका की कहानी पढ़ते हैं हम। श्रीलंका एक द्वीपीय देश था। द्वीपीय देश मतलब भाई जहाँ पे चारों ओर पानी होता है, बीच में ज़मीन होती है, द्वीपीय देश था, जो भारत के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी 2 करोड़ के आसपास। आबादी के दृष्टि से दोनों ही कंट्री हमारी दिल्ली की आबादी से कम है। सबसे प्रमुख सिंहली, 74% लोग सिंहली समुदाय के थे, और तमिल में 18%। फिर तमिल के भी 2 समूह थे, श्रीलंकाई मूल के और हिंदुस्तानी मूल के। तो ये पूरा सिंपल सा है कि 2 करोड़ आबादी में सिंहली, तमिल और भारतीय तमिल, इनके बीच ना आपस में युद्ध क्या कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात सुनी जाए, इस तरीके से होता था। तो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहली था 74% जनसंख्या के साथ। तमिल 18% थे। इन तमिल में भी श्रीलंकाई तमिल 13% और हिंदुस्तान तमिल फिर 5% माने जाएंगे। ठीक है, जो कि मजदूर के रूप में लंका गए थे और वहाँ पे बाद में बस गए, इनकी संतानें वहाँ हो गई। इसके बाद अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म के थे। सिंहली बौद्ध धर्म थे, और जबकि तमिल हिंदू और मुसलमान थे। याद रखना, सिंहली 74% बौद्ध धर्म को, लंका में बौद्ध धर्म अशोक ने अपने पुत्र को भेजकर फैलाया था। ये इतिहास जब आप पढ़ोगे 11th-12th में तो आपको और जानकारी मिलेगी। ठीक है, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोग 7% ईसाई लोग थे, और वह सिंहली तमिल दोनों। तो समझ में आया होगा कि जातीय बुनावट दोनों देशों में जातीय बुनावट रही। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या थे कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक, यानी कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद था, 74% सिंहली थे। तो जब चुनाव होगा तो सिंहली जीतेंगे। तो इसको जो इनकी बहुसंख्यकवाद दिखाई देता है बेटा
कि सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया और सरकारी नौकरी विश्वविद्यालय में सिंहलियों को प्राथमिकता देने लगी। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ करती है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की बढ़ोतरी के लिए उनके पक्ष के लिए बहुत से नियम चलाए गए। इन सरकारी फैसलों में श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को उनका देखो, तो सिंहली को जब वर्चस्व हो गया तो जो तमिल थे, चाहे वो लंका के हों, चाहे भारत के हों, चाहे और भी हों, तो इनमें क्या नाराज़गी और बेगानापन फैल गया कि भाई हमारी तो कोई सुनवाई है नहीं इस कंट्री में। 18% लोगों की कोई सुनवाई नहीं थी इस कंट्री में। 74 का वर्चस्व था, ये नोट करना बेटा। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनवाई और तमिल को राजभाषा बनाने के लिए, लंका का बंटवारा करने के लिए, यानी स्वायत्तता हासिल करने के लिए शिक्षा, रोजगार, समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। किन्होंने? श्रीलंकाई तमिलों ने। याद रहेगा बच्चों, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी, देखो जिनकी संख्या कम होती है वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। उसी प्रकार 1980 के दशक में उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम की मांग करी कि उत्तर पूर्वी इलाका भाई तमिलों को दे दो। ये लंका है, ठीक है, ठीक है, उत्तर ये, दक्षिण ये, पूर्व ये, पश्चिम। तो उत्तर पूर्व ये इलाका इन्होंने कहा कि स्वतंत्र तमिल राज्य बना दो। ठीक है, शीघ्र यहाँ पे गृह युद्ध हो गया। फिर अब कैसे बेल्जियम में टकराव को शांत किया गया, कैसे लंका में किया गया, उसके कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किए गए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन ना लगे। संविधान में 4 बार बदलाव क्यों किया गया कि डचेस, फ्रांसीसी, ठीक है, डच, फ्रांसीसी और इन सबको, जर्मन भाषी लोगों को भाई एकता का सूत्र में बांध रखें। जैसे इंडिया में सब एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरीके से। तो बेल्जियम का मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सुनने। क्या मॉडल नंबर 1? संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है, क्लियर डायरेक्शन है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच दोनों भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। नोट करना बेटा ये आएगा कि बेल्जियम में कैसे गृह युद्ध शांत किया गया या बेल्जियम में कैसी पार्टी बनाई गई। तो डच और फ्रेंच, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी, तो केंद्रीय सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों की मंत्री से 10 मंत्री है तो 5 होंगे फ्रेंच के, 5 डच के। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की सरकारों को, यानी केंद्र की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाके ऐसे जहाँ पे, जैसे कि आप राजधानी को ले लो या कोई ऐसा इलाका जहाँ पे 80% फ्रेंच हो, 20% डच, तो वहाँ पे मोस्टली इलाकों भाई, तो अपने आप डिसाइड कर लो। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का अलग समान प्रतिनिधित्व है। वहाँ पे डच और फ्रेंच था ना समान, चाहे जनसंख्या ज़्यादा हो कम हो, इससे मैटर नहीं करता, 80-20 क्यों ना रहो, लेकिन 4 मंत्री इसके और 4 मंत्री इसके। ठीक है बेटा, इस तरीके से डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार। सबसे खास बात है इनमें एक समुदाय की सरकार। जैसे कि मान लो दिल्ली का हम इलाका नॉर्थ दिल्ली ले लेते हैं या साउथ दिल्ली ले लेते हैं, तो वहाँ पे समुदाय, यानी कि भाई तीनों ने मिलके सरकार बनाई कि भाई हम ये देख लेंगे, हम ये देख लेंगे, हम ये देख लेंगे। जिन्होंने शिक्षा, संस्कृति और भाषा के मसलों पर अधिकार, यानी मिल बांट के काम का। सत्ता की साझेदारी का मतलब ये होता है कि इस कामकाज का बंटवारा इस तरीके से करें कि सभी लोगों को अपनेपन की भावना महसूस हो। क्यों ज़रूरी है, ये प्रश्न आता है, क्यों ज़रूरी है? तो सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव, भाई सबको जब मौका मिल रहा है तो लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। जैसे हमारे देश में भी होता है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, फिर स्थानीय सरकार है। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। जब एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर रहेगी तो उसका गलत प्रयोग करेगा। जैसे हिटलर ने, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ेंगे थोड़ा, और फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था कि लुई 16 के पास सारी पावर थी, तो लोकतंत्र कहाँ था वहाँ पे। इसके लिए कुछ रूप है कैसे हम सरकार का बंटवारा कर सकते हैं बच्चों। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। क्षैतिज क्या होता है? जैसे देखो बेटा, ये क्षैतिज होता है, तीनों के पास एक समान पावर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्षैतिज वितरण, ये भी हमारे इंडिया में जाहिर है, लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों हैं। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण शासन के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच
सत्ता का बंटवारा रहता है। तो इंडिया में कैसा बंटवारा है, क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी है। तो क्षैतिज में आ सकता है कैसा होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों के पास अपना अपना काम। संघ सरकार, सत्ता का ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण सरकार, फिर नीचे, फिर जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। मैंने छोटा छोटा इसलिए बनाया आपको समझ में आ जाए। तो सरकार के विभिन्न सत्ता का बंटवारा, जैसे पूरे देश के लिए एक सरकार हो और अलग अलग प्रांत के लिए अलग सरकार हो। यूएसए में मोस्टली होता है ये, इंडिया में भी है केंद्र सरकार, राज्य सरकार। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, जैसे मसलन धर्म, भाषा के बीच भी हो सकता है कि भाई मान लो कि अब एक राज्य है, वहाँ पे 90% हिंदू हैं, 10% मुस्लिम हैं, ठीक है। तो अगर हमें 10 मेंबर चूज़ करने हैं तो 9 हिंदू चुन लेंगे, 1 मुस्लिम चुन लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप और भी है, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बड़ी अच्छी है भाई, धर्म भाषा के, जैसे कि जिस इलाके में मान लो दिल्ली के लाजपत नगर में अगर पंजाबी लोग हैं तो पंजाबी लोगों को अपनी सरकार बनाने की इजाज़त दे दो। जितना पैसा सभी सरकार को मिलता है उतना उनका शेयर उनको दे दो, अपने आप संभालेंगे वो। भाई एक इलाके में मुस्लिम ज़्यादा हैं, ठीक है, तो भाई मुस्लिम नेता बनेगा, उसको पैसा उतना दो जितना कि भाई लाजपत नगर में पंजाबी वालों को दिया, वो अपना क्षेत्र का विकास देखेगा। उतना ही भाई मुखर्जी नगर में हिंदुओं का देखो। तो ये कर सकते हैं, सामुदायिक सरकार सबसे अच्छा उदाहरण है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप और भी है, वो है दबाव समूह लोकतंत्र, यानी कि आंदोलन करना जरूरी है। इससे क्या होता है, सरकार अपने लक्ष्य से भटकती नहीं है। भाई अगर विपक्ष ना हो तो केंद्र सरकार अपनी मनमानी करेगा, तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं। तो आसान चैप्टर है बेटा, एक बार दोबारा से वीडियो देखेंगे, मैं दोबारा समझाता हूँ ये शॉर्टकट में कि बेल्जियम एक देश है छोटा सा, वहाँ पे भाई अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, आपको पता है भाई, फ्रेंच, जर्मन, डच ये बोलने वाले। तो काम का बंटवारा किया गया। और लंका में तो आपको पता है सिंहली और तमिल, इनका ही है मेन, सिंहली तमिल का। फिर तमिल में भी इंडियंस कितने % हैं, लंकन कितने % हैं, भाषा कौन सी, धर्म कौन सी, ये सब आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में, ठीक है। तो कैसे पहले वहाँ के लोगों ने अपने आप को वर्चस्व के लिए काम किए, बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया। तो ये कारण है, ऑप्शन में आता है ना बेटा, ये कारण, ये कारण, उपरोक्त सभी। तो अगर 3-4 कारण कॉमन हो तो एक उपरोक्त सभी उत्तर आएगा आपका, ठीक है। तो किस तरह उन्होंने, या ये आ सकता है कि किस भाषा के लोगों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई, तो सिंहली को दी गई, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को ध्यान से देखें और NB ई लर्निंग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।